बच्चों, आज हम लोग यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जैव अणु। आज हम इनका छोटा सा एक परिचय पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो मनुष्य शरीर होता है वो कई प्रकार के अजैविक पदार्थों से मिलकर बना होता है और इन अजैविक पदार्थों का अध्ययन जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। और ये जो जैव अणु होते हैं, भाई जो पदार्थ होते हैं इन्हें हम जैव अणु भी कहते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, लिपिड है, इसके साथ साथ विटामिन है। तो आज हम इनका एक परिचय पढ़ेंगे, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए परिचय, सबसे पहले परिचय देखिए। जैव तंत्र अनेक अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बना होता है। इनका अध्ययन जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, जैव तंत्र में कई जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड पाए जाते हैं। क्लियर है भाई? मैंने अभी आपको बताया है कि जैव तंत्र में कई प्रकार के जैव अणु पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, लिपिड है। ठीक है, आगे देखिए। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट भोजन के आवश्यक अवयव होते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। ये जैव अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। कुछ सरल अणु, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो जैव अणु है उनका एक हल्का सा परिचय पढ़ लिया और आज हम एक जैव अणु कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का वृहत समूह बनाते हैं तथा मुख्यतया पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मुख्यतः पौधों के द्वारा बनाए जाते हैं। भाई हम लोग सब प्रकाश संश्लेषण पढ़ के आए हुए हैं। तो पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CX और ये ब्रैकेट में H2OY होता है। तो देखिए बच्चों, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका सामान्य सूत्र होता है CX और ये H2OY। ठीक है, यानी ये इनका क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन्हें पहले कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इन्हें क्या माना जाता था? कार्बन के हाइड्रेट। और देखिए, जिससे इनका नाम कार्बोहाइड्रेट दिया गया, इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उदाहरण देखिए बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र देखिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। देखिए बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6, H12 और O भी कितने? 6, यानी C6H12O6 ये हमारे ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, जो देखिए, जो C6 ब्रैकेट में H2O और इस ब्रैकेट के बाहर है 6 के अनुरूप है। तो देखिए बच्चों, जो ये ग्लूकोज का सूत्र है ना, ये C6H2O6 इसके अनुरूप है। अनुरूप है या नहीं है? भाई इस सूत्र को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ और इसका मतलब यही हुआ C6H12 और O6। ठीक है, अपवाद देखिए बच्चों, यहाँ पे रैमनोस। देखिए बच्चों, जो रैमनोस कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो एक अपवाद है जो कि इस सूत्र को फॉलो नहीं करता है। इस सूत्र को फॉलो नहीं करता है, इस वाले को जो हमने पढ़ा था ना CXH2OY। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो हमने ये सूत्र पढ़ा था अभी पीछे कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CXH2OY ये होता है। तो जो रैमनोस है वो इसका क्या है? अपवाद है। देखिए रैमनोस का देखिए C6H12O5। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? अणु सूत्र रैमनोस का। तो रैमनोस क्या हो गया? इसका अपवाद। चलें आगे, चलिए। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। देखिए, जो ध्यान देने वाली बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे।
कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, उन्हें शर्करा कहते हैं। और देखिए जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों कार्बोहाइड्रेट को हम और क्या कह सकते हैं, सैकेराइड। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों पहला देखिए, कार्बोहाइड्रेटों को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए मोनोसैकेराइड, भाई पहला प्रकार कौन सा हो गया, मोनोसैकेराइड। दूसरा हो गया ओलिगोसैकेराइड और तीसरा हो गया पॉलीसैकेराइड। ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट के जो ये 3 प्रकार है वो किस आधार पे बांटे गए हैं, जल अपघटन में कार्बोहाइड्रेटों के व्यवहार के आधार पर। क्लियर है भाई। जो ये 3 प्रकार बांटे गए हैं ना, ये किस प्रकार में बांटे गए हैं भाई, कार्बोहाइड्रेटों का जो जल अपघटन है उसके प्रति क्या व्यवहार है। क्लियर है। चलिए आगे। अब देखिए मोनोसैकेराइड। सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, वे कार्बोहाइड्रेट जिनको और अधिक सरल पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिकों यानी एल्डिहाइड अथवा कीटोन में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें और अधिक सरल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक यौगिकों में नहीं बदला जा सकता, उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। और देखिए प्रकृति में लगभग 20 मोनोसैकेराइड ज्ञात है। और देखिए उदाहरण देखिए मोनोसैकेराइड के, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोस है आदि। तो देखिए बच्चों ये जो उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, ये किसके उदाहरण है, मोनोसैकेराइड के, यानी इन्हें आगे और नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर है। चलिए आगे। अब दूसरा देखिए ओलिगोसैकेराइड। तो देखिए बच्चों अब हम ओलिगोसैकेराइड का अध्ययन करेंगे। तो देखिए वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड की 2 से 10 तक की इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती है, उन्हें कहा गया है ओलिगोसैकेराइड। क्लियर है। आगे देखिए, जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड के आधार पर इन्हें पुनः डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, भाई जल अपघटन करने पर जो मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं उस आधार पर इन्हें बांटा गया है डाइसैकेराइड में, ट्राइसैकेराइड में, टेट्रासैकेराइड में। यानी कहने का मतलब है कि ओलिगोसैकेराइड को भी आगे वर्गीकृत किया गया है। देखिए उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण देखिए बच्चों, सुक्रोज और माल्टोस। देखिए सुक्रोज और माल्टोस हमारे ओलिगोसैकेराइड के उदाहरण हैं। और देखिए बच्चों अगर सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई सुक्रोज है, देखिए बच्चों सुक्रोज है, और सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है, जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो सुक्रोज किस में टूट जाता है, ये टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसके जल अपघटन पर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो ये एक ओलिगोसैकेराइड हो गया। इसी तरीके से देखिए बच्चों माल्टोस की बात करें तो अगर माल्टोस का जल अपघटन किया जाता है, देखिए बच्चों इसका अगर माल्टोस का जल अपघटन किया जाता है, ये हम जल अपघटन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए जल अपघटन हो रहा है। देखिए बच्चों जब माल्टोस का जल अपघटन किया जाता है तो हमें ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के क्या होते हैं, 2 अणु प्राप्त होते हैं। क्लियर है। तो आया आपको समझ में, भाई सुक्रोज और माल्टोस क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। सुक्रोज बना हुआ होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, जबकि माल्टोस बनता है ग्लूकोज के 2 अणुओं से। ठीक है। यानी सुक्रोज के जल अपघटन पर हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और माल्टोस के जल अपघटन पर हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज के 2 अणु। क्लियर है। चलिए आगे। अब देखिए पॉलीसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, भाई ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर बहुत अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। और देखिए उदाहरण देखिए, स्टार्च है, सेलुलोस है, ग्लाइकोजन है आदि, ये इसके क्या है उदाहरण। और देखिए बच्चों जो स्टार्च और सेलुलोस होते हैं ना, वो ग्लूकोज इकाइयों से ही मिलकर बने होते हैं। यानी बहुत सारी ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़कर ही स्टार्च और सेलुलोस का क्या करती है, निर्माण।
ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए दूसरा, देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं क्रियात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकेराइड को पुनः वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और क्रियात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकेराइड को दोबारा वर्गीकृत किया गया है, पुनः वर्गीकृत किया गया है। और देखिए मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड को दो में बांटा गया है, एक तो एल्डोस और कीटोस। तो देखिए बच्चों ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उन्हें कहते हैं एल्डोस, और ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोनिक समूह पाया जाता है उन्हें कहते हैं कीटोस। क्लियर है? तो देखिए ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है और ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन समूह होता है। क्लियर है? अब देखिए ये तो बात हो गई क्रियात्मक समूह के आधार पर। अब देखिए बच्चों अगर संख्या की बात करें, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या की बात करें, तो इसके आधार पर भी देखिए एल्डोपेंटोस होते हैं, एल्डोहेक्सोस होते हैं। तो देखिए जैसे एल्डोपेंटोस और कीटोपेंटोस, तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। जैसे एल्डोपेंटोस है, एल्डोपेंटोस से तात्पर्य ये है कि वो एक एल्डोस है, यानी उसमें एल्डिहाइड समूह है। भाई हमारे मोनोसैकेराइड में क्या है? एल्डिहाइड समूह है, और एल्डो यानी मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह है, और पेंटोस, पेंटोस का मतलब है उसमें 5 कार्बन। क्लियर है? वापस देखिए बच्चों, जो एल्डोपेंटोस है, एल्डोपेंटोस से मतलब है कि हमारे मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है और साथ ही साथ उसमें कितने कार्बन है? 5। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कीटोपेंटोस की बात करें तो कीटोपेंटोस का मतलब है कि हमारे मोनोसैकेराइड में कीटोनिक समूह उपस्थित है, और पेंटोस यानी उसमें 5 कार्बन है। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए बच्चों अपचायक गुण के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेटों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए अपचायी शर्करा और दूसरा देखिए अनअपचायी शर्करा। देखिए अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा। तो देखिए पहला देखिए अपचायी शर्करा, वे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। और उदाहरण देखिए सभी मोनोसैकेराइड यानी एल्डोस और कीटोस, जो एल्डोस और कीटोस है वो सभी क्या होते हैं? अपचायी शर्करा होते हैं। जैसे देखिए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोस। क्लियर है? आगे देखिए दूसरा है अनअपचायी शर्करा। तो देखिए बच्चों अनअपचायी शर्करा फैलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करती है। और उदाहरण देखिए बच्चों सुक्रोज। देखिए बच्चों जो सुक्रोज है वो इसका क्या हो गया? उदाहरण। भाई अधिकतर जो डाइसैकेराइड होते हैं वो अनअपचायी शर्करा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एल्डिहाइड का जो कीटोनिक समूह होता है वो मुक्त नहीं होता है। क्लियर है? तो आया आपको समझ में? भाई क्या होता है, अधिकतर जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो अपचायी शर्करा होती है, जबकि जो डाइसैकेराइड होते हैं वो अनअपचायी शर्करा होती है, क्योंकि डाइसैकेराइड में कीटोनिक समूह और एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में यहां तक का आपको? चलिए आगे। अब देखिए ग्लूकोज। तो देखिए बच्चों हम लोग अब ग्लूकोज का यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, जो ग्लूकोज है वो प्रकृति में या तो मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों ग्लूकोज बनाने की विधि, यानी हम ग्लूकोज का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखिए पहला देखिए सुक्रोज यानी इक्षु शर्करा से। देखिए बच्चों सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में बनते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई जब सुक्रोज को तनु अम्ल यानी या तो HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथन करते हैं, तो देखिए बच्चों होता क्या है, जो सुक्रोज है, जो इक्षु शर्करा है सुक्रोज, उसका जल अपघटन हो जाता है और हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए अभिक्रिया को समझिए। देखिए सुक्रोज है, देखिए बच्चों सुक्रोज है, और देखिए सुक्रोज का क्या हो जाता है? अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन हो जाता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। चले आगे, चलिए। अब देखिए दूसरा देखिए बच्चों स्टार्च से औद्योगिक स्तर पर
ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम औद्योगिक स्तर की बात करें तो औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को कैसे बनाया जाता है? स्टार्च के जल अपघटन से। तो देखिए, स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन ताप और 2 से 3 वायु दाब पर क्वथन किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो स्टार्च होता है, देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझिएगा भाई। स्टार्च होता है, स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन ताप पर और 2 से 3 वायुमंडलीय दाब पर, और देखिए 2 से 3 वायुमंडलीय दाब पर क्वथन किया जाता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, ये स्टार्च है, देखिए ये स्टार्च है, स्टार्च का 293 केल्विन ताप पर और 2 से 3 वायुमंडलीय दाब पर क्वथन किया जा रहा है। और देखिए क्या होगा, जो स्टार्च का भी जल अपघटन हो जाएगा और हमें ग्लूकोज की इकाइयाँ प्राप्त होगी, यानी क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। तो देखिए औद्योगिक स्तर पर जो ग्लूकोज बनाया जाता है वो स्टार्च के जल अपघटन से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए ग्लूकोज की संरचना। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की संरचना के बारे में। देखिए ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस होता है। देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करिए कि ग्लूकोज क्या होता है? एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस का मतलब है इसमें एल्डिहाइडिक समूह होता है और 6 कार्बन होते हैं। यानी ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोहेक्सोस होता है, इसे डेक्सट्रोज कहते हैं। यह स्टार्च, सेल्यूलोज एवं अनेक कार्बोहाइड्रेटों का एकलक होता है। तो देखिए बच्चों, स्टार्च है, सेल्यूलोज है या अनेक जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी एकलक इकाई कौन होती है? ग्लूकोज होती है। और देखिए इसकी आणविक संरचना निम्न है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, ग्लूकोज की आणविक संरचना इस तरीके से होती है। ठीक है, ये ग्लूकोज की आणविक संरचना है और इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। तो देखिए ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी आणविक संरचना हो गई हमारे ग्लूकोज की। क्लियर है? और ये हो गया हमारे ग्लूकोज का अणुसूत्र। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक की? चलिए आगे देखिए। अब देखिए इस संरचना को निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर समझ सकते हैं। अब देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, जो हमने ग्लूकोज की आणविक संरचना की बात करी तो इस संरचना को हम निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर समझ सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, इसका आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि भाई ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र है वो ये होता है C6H12O6, या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे ग्लूकोज का आणविक सूत्र। क्लियर है? आगे देखिए, ग्लूकोज को HI के साथ, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज को HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है? तो ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर एन हेक्सेन देता है। देखिए ध्यान दीजिए भाई, ग्लूकोज को जब बहुत ज़्यादा देर तक HI के साथ गर्म किया जाता है तो एन हेक्सेन प्राप्त होता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सभी 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो देखिए बच्चों, इससे ये पता लगता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और जो 6 के 6 कार्बन होते हैं वो सभी एक सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया? हमारा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को HI के साथ हम गर्म कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक गर्म करते हैं, तो इस तरीके से हमें एन हेक्सेन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ क्रिया कर ऑक्सिम देते हैं। देखिए अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ करवाई जाती है तो क्या देते हैं? ऑक्सिम देते हैं। तथा हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु के साथ संयोग कर साइनोहाइड्रीन देते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिएगा भाई, ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ करवाने पर तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? ऑक्सिम। और इसी तरीके से ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN के साथ करवाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? साइनोहाइड्रीन। यानी इससे हमें क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि हमारे एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो देखिए जिससे इनमें कार्बोनिल समूह की पुष्टि होती है, यानी इससे ये पता लगता है कि हमारे ग्लूकोज में क्या उपस्थित है? कार्बोनिल समूह। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया को समझ लीजिए।
देखिए ये क्या है, ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है और ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ में। और देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से हमारे ग्लूकोज ऑक्सिम का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है, ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से अभिक्रिया हो रही है। देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, जो ये नाइट्रोजन है इससे जुड़े हुए ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और जो CH है इस CH से डबल बॉन्ड NOH ये समूह जुड़ जाता है, यानी क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे। इसी तरीके से देखिए बच्चों, इसी तरीके से अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया हम HCN के साथ करवाते हैं, ये ग्लूकोज है इसकी अभिक्रिया HCN के साथ करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे इस समूह पे, यहाँ पे जो ये हमारा एल्डिहाइडिक समूह है इस पे क्या होगा, इसका योग होगा और हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। देखिए आप देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे एक तो CN समूह है और एक इस कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ है, यानी ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का क्या होता है, निर्माण। और देखिए इन दोनों अभिक्रियाओं से ये पता लगता है कि हमारे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। क्लियर है, आई बात समझ में यहां तक की। चलिए आगे। ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करवाने पर ग्लूकोनिक अम्ल देता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है उसकी अभिक्रिया अगर हम ब्रोमीन जल से करवाते हैं, देखिए ब्रोमीन जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, तो देखिए ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करवाने पर क्या देता है, ग्लूकोनिक अम्ल। और देखिए इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है। क्लियर है, आया समझ में भाई। सबसे पहले तो देखिए हमें ये पता लगा कि जो हमारा ग्लूकोज है वो एक सीधी श्रृंखला में होता है, यानी ये जो कार्बन है वो सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, वो हमने पता कर लिया। उसके बाद हमें ये भी पता लग गया कि भाई हमारे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। लेकिन अब कौन सा कार्बोनिल समूह उपस्थित है ये हमें पता लगता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, भाई ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक अम्ल। और देखिए इससे एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का पता चलता है। इससे ये पता लगता है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह उपस्थित है, एल्डिहाइडिक समूह। और देखिए इस अभिक्रिया को समझिए, देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझिए, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है और ग्लूकोज की अभिक्रिया हम ब्रोमीन जल के साथ करवा रहे हैं और देखिए ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होगा। ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल होता है, ये जो CHO समूह है ना, ये समूह ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में और देखिए ग्लूकोज बदल गया ग्लूकोनिक अम्ल में। क्लियर है, और इस समय क्या पता लगा कि यहाँ पे कौन सा समूह उपस्थित होता है, एल्डिहाइडिक समूह। ठीक है, चलिए आगे। देखिए ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलन पर ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाता है जो इसमें 5 OH समूह की पुष्टि करता है। अब देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए, भाई जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो उसका एसिटिलन हो जाता है और हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित है। क्लियर है, आगे देखिए। चूंकि ग्लूकोज स्थायी यौगिक है अतः 5 OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। अब देखिए बच्चों हमें पता है ना भाई ग्लूकोज हमारा कैसा है, एक स्थायी यौगिक है। इसका मतलब है कि जो 5 OH समूह उपस्थित होते हैं वो अलग अलग कार्बन पे उपस्थित होने चाहिए। क्लियर है, आई बात समझ में यहाँ तक की। चलिए आगे देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ समझिए अभिक्रिया को। देखिए बच्चों ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं, एसिटिलन हो जाएगा। और देखिए ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, हमारे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का क्या होता है, निर्माण। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल सैकरिक अम्ल बनाते हैं। तो देखिए जो समझने की कोशिश करिए, भाई जब ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल दोनों का ही नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, तो देखिए बच्चों जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो देखिए ग्लूकोज और ग्लूकोनिक अम्ल दोनों का ही नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं ना, तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, सैकरिक अम्ल। ठीक है, यह ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति दर्शाता है।
इससे पता लगता है कि ग्लूकोज में क्या उपस्थित है, प्राथमिक अल्कोहलिक समूह भी उपस्थित होता है। तो देखिए बच्चों, समझिए अभिक्रिया को, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये क्या है, ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज है। और इधर देखिए ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है भाई, ये तो हमारा क्या है, ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल है। दोनों का ही हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो देखिए जब HNO3 के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं तो भी सैकरिक अम्ल बनता है। देखिए डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें देखिए 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित है, यानी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है सैकरिक अम्ल। इसी तरीके से देखिए ग्लूकोनिक अम्ल है, और ग्लूकोनिक अम्ल का भी मान लीजिए हम HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी इससे हमें क्या पता लगा, इससे पता लगा कि ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है। ठीक है, चले आगे, चलिए अब देखिए ग्लूकोज के उपरोक्त सभी गुणों के आधार पर फिशर ने विभिन्न OH समूह की सही दिक् स्थान व्यवस्था को प्रदर्शित कर ग्लूकोज, ग्लूकोनिक अम्ल तथा सैकरिक अम्ल की संरचना दी। तो देखिए बच्चों, ये संरचना को समझने की कोशिश करना कि ग्लूकोज की, ग्लूकोनिक अम्ल की और जो सैकरिक अम्ल होता है उसकी क्या संरचना होती है। यानी जो फिशर है, फिशर ने क्या किया, विभिन्न OH समूह की सही व्यवस्था को निर्धारित करके, यानी इनकी एक सही दिक् स्थान व्यवस्था को प्रदर्शित करके उन्होंने ग्लूकोज की, ग्लूकोनिक अम्ल की और सैकरिक अम्ल की हमें क्या दी, संरचना दी। तो देखिए बच्चों समझिएगा, देखिए ये हमारा होता है ग्लूकोज। देखिए बच्चों समझिए, ये ग्लूकोज की संरचना है, ये ग्लूकोनिक अम्ल है और ये हमारा क्या है, सैकरिक अम्ल। ठीक है, देखिए बच्चों ग्लूकोज की संरचना को समझने की कोशिश करना। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इस ग्लूकोज की संरचना में 6 कार्बन है। देखिए 1, ये जो 2, 3, 4, 5, 6, देखिए बच्चों जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं ये सारे क्रॉस बिंदु, ये सब भी क्या है, कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हमारे ग्लूकोज में 6 कार्बन है। क्लियर है। देखिए इसके साथ में देखिए एल्डिहाइडिक समूह, ये देखिए एल्डिहाइडिक समूह हमारे ग्लूकोज में उपस्थित होता है। साथ में देखिए प्राथमिक अल्कोहलिक समूह भी उपस्थित होता है भाई, ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह भी उपस्थित होता है और इसके साथ साथ 5 OH समूह होते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 इसमें OH समूह जुड़े होते हैं। क्लियर है। यानी ये हमारी हो गई ग्लूकोज की संरचना। और देखिए जो ग्लूकोज की जो ये संरचना है वो फिशर ने हमें दी थी। और देखिए ये हो गया ग्लूकोनिक अम्ल, जो देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है इसमें, और ये हो गया सैकरिक अम्ल जिसमें यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये तीनों संरचनाएं आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे। अब देखिए ग्लूकोज का सही रूप D+ ग्लूकोज होता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का सही रूप क्या होता है, D+ ग्लूकोज होता है। यहाँ D, देखिए बच्चों ये जो D है, यहाँ D इसके विन्यास को तथा प्लस दक्षिण ध्रुवण घूर्णकता के गुण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, D तो बता रहा है विन्यास को, और जो ये प्लस का चिन्ह है ये क्या बता रहा है कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। कैसा है ये, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। यानी कहने का मतलब है कि ग्लूकोज का सही रूप D+ ग्लूकोज होता है। आगे देखिए D ग्लूकोज में CH2OH समूह से जुड़े कार्बन का OH समूह दाहिनी ओर होता है, जबकि L ग्लूकोज में बाईं ओर। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि जो D ग्लूकोज है, अगर D ग्लूकोज की बात करें तो उसके अभिविन्यास में क्या होता है, CH2OH समूह से जुड़े हुए कार्बन का OH समूह दाहिनी ओर होता है। देखिए तो ध्यान दीजिए भाई, अगर हम इसकी संरचना की बात करें, यहाँ पे है CHO, ठीक है, ये 1 कार्बन, ये 2, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और ये हो गया CH2OH। देखिए बच्चों मैं आपको संरचना को समझा रही हूँ, यानी अभिविन्यास की बात हो रही है यहाँ पे कि क्या अभिविन्यास होता है। तो देखिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, हम सबसे पहले बात करेंगे D ग्लूकोज के बारे में। तो D ग्लूकोज में क्या होता है, CH2OH समूह से जुड़े कार्बन, जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसका OH समूह किधर होता है, दाहिनी ओर, यानी दाहिनी ओर होता है, तब तो इसे कहा जाता है D ग्लूकोज। ठीक है, और यही OH समूह अगर इधर आ जाए, बाईं ओर आ जाए, तो हम इसे कहेंगे L ग्लूकोज। क्लियर है। आगे देखिए
यह अभिविन्यास ग्लिसरैल्डिहाइड के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब देखिए बच्चों, जो ये अभिविन्यास है वो किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? ग्लिसरैल्डिहाइड के द्वारा, क्योंकि D+ ग्लिसरैल्डिहाइड में भी CH2OH समूह से जुड़े कार्बन का OH समूह दाहिनी ओर तथा L ग्लिसरैल्डिहाइड में CH2OH समूह से जुड़े कार्बन का OH समूह बाईं ओर होता है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा इन संरचनाओं को। देखिए बच्चों, ये तो हो गया D+ ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, और ये हो गया L- ग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर है? अब देखिए इनका अभिविन्यास देखिए इसमें क्या है? CH2OH समूह से जुड़े कार्बन पे जो OH समूह है, भाई जो इस कार्बन का OH समूह वो किधर है? दाहिनी ओर है, तो इसको बोल दिया इन्होंने D अभिविन्यास हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए इसमें देखिए CH2OH समूह से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह अगर बाईं ओर है, देखिए अगर ये समूह इधर बाईं ओर है तो इसे क्या कह दिया इन्होंने? L रूप, ठीक है। ये D रूप हो गया, ये L रूप हो गया। तो इस तरीके से हमें इनके अभिविन्यास का पता लग गया, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों, जो D+ ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, देखिए जो D+ ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, इसी से देखिए, जो ध्यान दीजिए, ये D+ ग्लिसरैल्डिहाइड है और इसी के अभिविन्यास को आधार मानकर D+ ग्लूकोज को भी नाम दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो D+ ग्लूकोज है उसके अभिविन्यास का निर्धारण किससे किया गया है? D+ ग्लिसरैल्डिहाइड से, क्योंकि देखिए इसमें CH2OH से जुड़े कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह दाईं ओर है, और इसी तरीके से देखिए D+ ग्लूकोज में भी देखिए CH2OH से जुड़े हुए कार्बन, यानी इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसका OH समूह भी इधर की तरफ है, यानी इसमें भी इधर दाईं ओर है और इसमें भी OH समूह इधर दाईं ओर है। तो ये हो गया D ग्लिसरैल्डिहाइड और ये हो गया D ग्लूकोज, ठीक है। तो आपको ये अभिविन्यास समझ में आया होगा। चलिए आगे। अब देखिए D+ ग्लूकोज में सबसे नीचे वाले असमित कार्बन से जुड़ा OH समूह दाईं ओर होता है। देखिए तो ध्यान दीजिए, भाई जो D+ ग्लूकोज है ना, इसमें देखिए सबसे नीचे वाला ये असमित कार्बन है, ये असमित कार्बन होता है जिसे किरेल कार्बन भी कह सकते हैं। तो इसका OH समूह दाहिनी ओर होता है। आगे देखिए, जिसकी तुलना D+ ग्लिसरैल्डिहाइड से करके इसका विन्यास D निर्धारित किया गया है, ठीक है। यहां तक का समझ में आया आपको? आगे देखिए। अब देखिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। तो देखिए बच्चों, अब हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज की विवृत संरचना होती है वो इसके अधिकांश गुणों को नहीं समझा पाती। तो देखिए ध्यान दीजिए, फिशर द्वारा दी गई ग्लूकोज की विवृत संरचना इसके अधिकांश गुणों को स्पष्ट नहीं करती है। देखिए कौन कौन से गुण हैं? देखिए पहला देखिए, एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोज शिफ्ट परीक्षण नहीं देता है। दूसरा देखिए, यह NaHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक उत्पाद नहीं बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा देखिए, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट एवं हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया नहीं करता, जो मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। और चौथा देखिए, ग्लूकोज दो भिन्न क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है जिन्हें अल्फा या बीटा कहते हैं। इसका अल्फा रूप, देखिए अल्फा रूप का गलनांक होता है 419 केल्विन। इसके सांद्र विलयन से 303 केल्विन ताप पर क्रिस्टलीयकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि ग्लूकोज का बीटा रूप जिसका गलनांक 423 केल्विन होता है 371 केल्विन पर ग्लूकोज के गर्म एवं संतृप्त विलयन से इसके क्रिस्टलीयकरण से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अतः यह माना गया है कि OH समूहों में से एक CHO समूह के साथ यौगिक द्वारा चक्रीय हेमी एसिटल संरचना बनाता है। तो देखिए बच्चों, क्या माना गया है कि जो ग्लूकोज में OH समूह होते हैं उनमें से कोई भी एक OH समूह CHO समूह के साथ में क्या बनाता है? यौगिक उत्पाद बनाकर एक चक्रीय हेमी एसिटल संरचना बनाता है, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए बच्चों, यह पाया गया है कि ग्लूकोज एक 6 सदस्यीय वलय बनाता है जिसमें कार्बन 5 यानी 5 नंबर के कार्बन पर उपस्थित OH समूह वलय निर्माण करता है। तो देखिए बच्चों, चक्रीय संरचना को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस तरीके से चक्रीय संरचना का निर्माण होता है।
देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की संरचना हो गई। इसमें क्या होगा, देखिए बच्चों, ये 5 नंबर के कार्बन पर, देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ जो OH समूह है, तो देखिए वो OH समूह और इस CHO समूह के बीच में क्या होगा, यौगिक उत्पाद बनेगा। यानी देखिए ये इसके ऊपर क्या करेगा, इसके ऊपर आक्रमण करेगा, इसके ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है। और देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए, जब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। यानी ये O इस कार्बन से जुड़ गया, इस पे तो आ गया माइनस, देखिए कार्बन पे आ जाएगा माइनस और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से हटकर यहां जुड़ जाएगा, ये H+ के रूप में हटेगा और इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। देखिए जो समझने की कोशिश करिए भाई, क्या होगा, ये H यहाँ पे H+ के रूप में हटेगा, जिससे इस ऑक्सीजन का प्लस आवेश खत्म हो जाएगा, और ये जो H+ है वो इस O- से आके जुड़ जाएगा, जिससे इस ऑक्सीजन पे माइनस आवेश खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए जो ये कार्बन है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, ठीक है, और इस कार्बन पे एक तो जुड़ गया H और एक जुड़ गया OH, क्लियर है। तो देखिए मुझे समझने की कोशिश करिए, इस तरीके से चक्रीय संरचना बन जाती है, और चक्रीय संरचना से देखिए ये 2 संरचनाएं हमें प्राप्त होती है। समझने की कोशिश करिए, एक संरचना प्राप्त होती है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, क्लियर है, और देखिए दूसरी संरचना हमें प्राप्त होती है बीटा D प्लस ग्लूकोज, क्लियर है। और देखिए ये अल्फा और बीटा जो इन्हें नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है जो ये कार्बन है, देखिए जो 1 नंबर का कार्बन है, इस कार्बन की स्थिति के आधार पर, या हम कह सकते हैं इसके अभिविन्यास के आधार पर, देखिए इसमें इस 1 नंबर के कार्बन पे OH समूह दाईं ओर है, तो इसे कह दिया इन्होंने अल्फा रूप। क्या कह दिया, अल्फा रूप। और देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, इसमें इस 1 नंबर के कार्बन पे OH समूह इधर बाईं ओर है, इसे कह दिया इन्होंने बीटा रूप, ठीक है। यानी इस तरीके से ग्लूकोज जो होता है वो 2 प्रकार की चक्रीय संरचनाओं में पाया जाता है, अल्फा रूप और बीटा रूप, ठीक है। और देखिए इस तरीके से चक्रीय संरचना का क्या हो गया, निर्माण, ठीक है। चलिए आगे, ग्लूकोज के दोनों चक्रीय हेमी एसिटेल रूपों में भिन्नता केवल कार्बन 1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में होती है। मैंने आपको समझाया ना, देखिए समझिए भाई, अगर इन दोनों की बात करें अल्फा रूप और बीटा रूप की, तो अभिविन्यास में जो अंतर होता है वो केवल 1 नंबर के कार्बन पे, इस 1 नंबर के कार्बन पे ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसे एनोमेरी कार्बन कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, एनोमेरी कार्बन। आगे देखिए, ऐसे समावयवियों को अर्थात अल्फा एवं बीटा रूपों को एनोमर कहते हैं। तो देखिए अल्फा रूप और बीटा रूप को क्या कहा जाता है, एनोमर। आगे देखिए, पाइरेन से समानता होने के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को पाइरेनोज संरचना, देखिए जो अल्फा और बीटा है इसे पाइरेनोज संरचना कहते हैं। तो देखिए जो ग्लूकोज की जो संरचना बनती है ना, ये पाइरेन से समानता रखती है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, ये होता है पाइरेन, ये होता है पाइरेन, ठीक है। यानी ये 6 सदस्य वाले होती है, जिसमें 1 ऑक्सीजन और 1 2 3 4 5 क्या होते हैं, कार्बन, तो इसे कहा जाता है पाइरेन। तो देखिए पाइरेन से समानता होने के कारण जो ग्लूकोज की 6 सदस्य वलय हमें प्राप्त होती है, उसे हम पाइरेनोज संरचना कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए पाइरेन एक ऑक्सीजन तथा 5 कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय संरचना होती है। मैंने अभी आपको समझाया भाई, ये पाइरेन है हमारा, जिसमें 1 2 3 4 5 तो कार्बन होते हैं और 1 क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को हावर्त संरचना द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को ध्यान से देखिएगा, यह ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है। देखिए तो ध्यान दीजिए, देखिए ये तो क्या है, पाइरेन, मैंने अभी आपको समझाया है, ये तो क्या है, पाइरेन है। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है और 1 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। 6 सदस्य वाले संरचना है। और इधर देखिए ध्यान से आप, ये देखिए ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस और ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये हमारे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना हो गई। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो विन्यास
में अंतर होता है भाई, जो अल्फा और बीटा रूप होते हैं इनके विन्यास में जो अंतर होता है वो इस एक नंबर के कार्बन पे, ये जो एक नंबर का कार्बन है इसमें ही अभिविन्यास में अंतर होता है, ठीक है। और इस कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरी कार्बन, और ये दोनों रूप एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये संरचना हो गई अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज की, और ये हो गई बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज की। क्लियर है। तो देखिए ये संरचनाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का अध्ययन किया, और देखिए बच्चों आपको ग्लूकोज समझ में आया होगा, ये संरचना भी समझ में आई होगी। तो इन संरचना को बना बना के आप समझने की प्रैक्टिस करिए। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग फ्रक्टोज के बारे में और साथ ही साथ डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेटों के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।